हर बार लड़के वालों की ना सुन के मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना। इस बार तू न कल्लो माई अपने थोबड़े पर पोत पोत कर मेकअप लगा ले, ताकि ये तेरी काली शक्ल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए। अपनी माँ की ये बात सुनकर कजरी बहुत परेशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, मेरी ये काली शक्ल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया, तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी। कजरी अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो हर बार लोगों के ताने सुन कर इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाकर और एक सिंपल सा सूट पहनकर ही लड़के वालों के सामने चली जाती है। लेकिन उसकी काली शक्ल देखते ही लड़के की माँ कहती है, अरे दैया, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयले की खान चली आ रही हो। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल ना करवाऊंगी। माफ करना बहन जी, लेकिन काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत और दिल साफ होना चाहिए, और मेरी बेटी का दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ सब इसके गुण और संस्कार देखकर बहुत खुश होंगे। सुषमा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है, ना माँ, मैं तो बिल्कुल ना करूँ इस कलूटी से शादी। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता, और संस्कार का क्या मैं अचार डालूंगा। ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कौन सा इस कलूटी की शादी तुझसे करवाऊंगी बेटा, अब चल यहाँ से। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर सबके सामने अपना मजाक बनता देख कजरी से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं तो पहले ही जानती थी इस बार भी कल्लो किसी को पसंद नहीं आएगी। सुनिए जी, मैं तो अब खुद ही अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने हमारे परिवार में इतनी काली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। मुझे तो तेरी ही नीयत में खोट लगता है। सच सच बता सुषमा, तूने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था जो ये कल्लो जनी तूने? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ना जाने इस कल्लो की वजह से अभी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करना ही पड़ेगा। अब वो ही इस कल्लो का कोई हल निकालेगा। सुषमा अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करती है। अनिरुद्ध कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। क्या हुआ माँ, तुमने इस वक्त फोन किया? तुम जानती हो ना मैं भी ऑफिस में होता हूँ। अरे बेटा, तू खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है और यहाँ मेरे सिर पर जो बोझ पड़ा है इसे कौन उतारेगा। माँ, मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोझ? तेरी इस कल्लो बहन को इसके रंग की वजह से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है, और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तू वापस नहीं लौटा ना तो मैं इस कल्लो को धक्के मार मार कर इस घर से भगा दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर सुषमा फोन काट देती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है और वो अपना और अपनी पत्नी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लौट आता है। अपने बेटे को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश, अपनी माँ के गले लग जा मेरे बेटे। इस माँ का कलेजा कब से अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा था। सुषमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है, फिर अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी आई है। प्यारी पौना मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़ी कमजोर हो गई है तू। कोई नहीं, अब यहाँ आ गई है ना, अब मैं तुझे देसी घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। जहाँ सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था, तो वहीं बेचारी कजरी अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी कजरी की अंग्रेजन भाभी मायना उससे मिलने उसके कमरे में आती है। कजरी, ये तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है? अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए हैं। हालात नहीं भाभी, हालत, और बिखर नहीं बिगड़ गए हैं। मेरी हालत बिगड़ गई है, यही कहना चाहती हैं ना आप? यस कजरी। भाभी सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आप यहाँ हमेशा नहीं रहती हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले मेरे काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा भाभी। ये कहकर कजरी रोने लगती है और उसकी अंग्रेजन भाभी मायना उसे अपने गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब अपने भाई से मिल लो। मायना कजरी को बाहर लेकर आती है, लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुंह बन जाता है। फिर मायना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुकते हैं। ऐसे ही एक दिन मायना कजरी को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। सासू मोम, मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, हमें आने में देर हो जाएगी। मायना कजरी को बड़े मॉल ले जाती है और उसे फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े दिलवाती है।
लेकिन भाभी ये कपड़े तो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे कपड़े तो मेरे पड़ोस में रहने वाली छोटी मुन्नी भी नहीं पहनती। ओफो कजरी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। अब गो एंड वियर इट। कुछ देर बाद कजरी ट्रायल रूम से वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस ड्रेस पर उसकी वो गुथी हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मायना उसे एक बढ़िया से पार्लर में ले जाकर वहाँ उसकी कटिंग करवा देती है। साथ ही उसका फेशियल, ब्लीच और फुल बॉडी वैक्स भी करवा देती है। जिसके बाद कजरी बहुत ही सुंदर लगती है। कजरी, देखो खुद को, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कलर रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन मायना की बात सुन कजरी को सब समझ आ जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है। अब वो अपनी खूबसूरती पर खूब ध्यान देती है। फिर एक रोज मायना और अनिरुद्ध एक पार्टी में जाते हैं, जहां मायना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है। कजरी अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं इस शहर के बिल्डर का बेटा हूँ और आपकी सांवली सूरत और फैशनेबल स्टाइल देखकर ही मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कजरी उसे हाँ कर देती है। 2 दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिश्ता पक्का करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन उसकी भाभी मायना कजरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है और उसे नजर का टीका लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एक पराये देश से आई हुई लड़की को कजरी से इतना प्यार करता देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं।